अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? ऑल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मुरादाबाद में हैं और हम एक ऐसी शख्सियत से आपको तारुफ कराना चाहते हैं जो कि बहुत टाइम से, बहुत वक्त से समाज सेवा का काम करते रहते हैं और अलग अलग मुद्दों पर अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते रहते हैं। आइए बात करते हैं जनाब तारिक अनवर साहब से, जो कि आज़ाद नगर के निवासी हैं और प्रॉपर मुरादाबाद के ही रहने वाले हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आज का क्या मुद्दा है और किस मुद्दे पे आप जो है चर्चा करना चाहते हैं। जनाब तारिक अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज का जो मुद्दा है वो ये है कि एक खबर आई है कि हरिद्वार में कोई जैसे घूमने के लिए जाते हैं और हमारा हिंदुस्तान में जहाँ बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर घूमा फिरा जा सकता है, वहाँ पर अब ये लोग जो है जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने नफरत को अपना एजेंडा बना लिया है, वो समझते हैं कि शायद नफरत के जरिए से ही हम इक़्तिदार तक पहुँच सकते हैं। उन्होंने अब ऐसी धार्मिक स्थलों के आसपास भी मुसलमानों के जाने से उन्हें एतराज़ है, वहाँ पर उन्हें ज़लील किया गया और उन्हें वहाँ से भगाया गया। और हमने फिक्र इस बात की नहीं है कि आज एक कोई सरफिरा आकर किसी मुस्लिम को ये कह रहा है कि यहाँ मत आओ। फिक्र इस बात की है कि लगातार सन 2014 के बाद से मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में दरार पैदा की जा रही है, जहां एक नारा ये दिया जाता था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, एक दो आंखें हैं ये हिंदुस्तान की। आज उन्हीं आंखों को कहीं ना कहीं एक आंख को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, चाहे उसमें वजीर आजम कहीं पर कपड़ों से पहचान करते हों, कब्रिस्तान शमशान करते हों, या बिजली ईद पे आती है और बकरीद पे आती है, होली दिवाली पे नहीं आती है, या हमारे मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देते हो और के 80 और 20 और यहाँ पर दो आइडियोलॉजी के लोग नहीं रह सकते। तो इस तरीके का लगातार जहर घोला जा रहा है और इसे अवाम में इस तरीके से घोला जाता है कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि जिस वक्त यहाँ पर कोरोना आया, तो उस कोरोना को पूरी कोशिश इस बात के लिए नहीं लगाई गई कि इनको कैसे बचाया जाए जो कोरोना से पीड़ित थे, बल्कि इस बात पे लगाई गई कि कोरोना को मुसलमान कैसे बनाया जाए। और जब उन्होंने कोरोना को मुसलमान बना दिया, मुसलमानों को बिरादरान वतन ने, जो गरीब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए निकले हुए थे, उन्हें न सब्जी वाले से सब्जी खरीदी उन्होंने, न अपनी आबादियों में घुसने दिया, न ठेले वाले को, न किसी कपड़े वाले को, न दूध वाले को। और जब ये नफरत पूरी तरीके से फैल गई तो हमारे प्रधानमंत्री ने उस वक्त ये ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक एक आदमी 3-3 आदमियों की मदद करे। तो इससे बिल्कुल साफ संदेश गया कि पहले मुसलमानों को नफरत फैला के अलग कर दो और अब गरीबों की मदद करो। इसी तरीके से आज की तारीख में ये जो प्रोपेगेंडा है कि पहले वहां पर मजार तोड़ दो और अतिक्रमण के नाम पे, और जो अतिक्रमण जिनका जायज हुआ है उन्हें नजरअंदाज कर दो, मुसलमानों के ऊपर एक कानून लाद दो, सबके साथ एक ही कानून होगा, मुसलमान अपने कानून को भूल जाएं। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आज की तारीख में किसी भी सूरत से धर्म को बेच के और वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। देखिए, आपने जहां भी अभी जिक्र किया अपनी बात में कि मजार को तोड़ा जाता, तो जरा मैं चाहता हूं कि आप जनता को बताएं किस मजार का जिक्र कर रहे हैं आप। ये जो पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 1050 को मज़ारों को चिन्हित किया है कि ये जो है अवैध निर्माण है, इन्हें ध्वस्त किया जाएगा। 442 उसमें तोड़ दिए गए और कोई आवाज कहीं से नहीं उठ रही। वो सरकार जो सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सेंटर में बैठी हुई है, वो बिल्कुल अंधी गूंगी बहरी बनी हुई बैठी है और मुसलमानों के दिल रो रहे हैं कि उनके बुजुर्गान दीन की किस तरीके से बेहरमती हो रही है। और पुष्कर धामी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार इस पे बिल्कुल आंखें मूंदे बैठे हैं, गूंगे बहरे बने बैठे हैं, उन्हें सिर्फ सत्ता दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। देखिए, जहां तक आप मजार की बात कर रहे हैं, तो मजार के लिए अगर तोड़ने के लिए अगर वहां के मुख्यमंत्री ने अगर आदेश दिए हैं, वो चिन्हित किया है, तो उसके लिए कानून का निजाम है, हाई कोर्ट भी लोग जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है। देश जो है वो संविधान से चलता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या कोई मुसलमानों में कोई ऐसा शख्स नहीं है या कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कोर्ट जा सके? नहीं, बराबर कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक ये बात बता दूं
कि जब एक लड़के को चंद मुसलमान मारते हैं भोपाल में, गलती करते हैं उसके साथ में, तो एकदम उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी और वो जो है फौरन ये कहते हैं कि इन पे इबरतनाक कार्रवाई होनी चाहिए, और वो कार्रवाई ऐसी होती है कि उनके घर ढा दिए जाते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उनका जल्लूस बना के निकाला जाता है और 6 के 6 पे एनआईए लगा दी जाती है। वहीं जब हम दूसरी जगह देखते हैं कि हमारे देश की वो बेटी है जिन्होंने इस देश को गर्व महसूस कराया और यहाँ पर स्वर्ण पदक जीत कर लाई, वो बेटियां लगातार एहतिजाज कर रही हैं, वो अपना एहतिजाज दर्ज करा रही हैं, उन्होंने उनके कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, बल्कि उन्हीं के साथ उनकी बेहुरमती की जा रही है, उन्हें जगह जगह टारगेट किया जा रहा है, घेरा जा रहा है। और यहाँ तक के जो एक साबिक फौज उसके पुलिस के अफसर हैं, वो ये कहते हैं कि इनके गोली मार देनी चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए। जहां ऐसी मानसिकता हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी किसी के खिलाफ कार्रवाई करता है तो वह सुप्रीम कोर्ट भी सुनता है। मुझे ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि आज का सुप्रीम कोर्ट, आज की वो अदलिया जिसको हम ये समझते थे कि ये सबसे बड़ी अदलिया है और ये इंसाफ देगी, आज वो भी कहीं ना कहीं पक्षपात का शिकार है या हुकूमत के दबाव में है। आज वो हमारी संवैधानिक संस्थाएं जिन पे हमें गुरूर था, जिन पे हमें नाज था, आज कहीं ना कहीं वो लचर दिख रही हैं, वो किसी दबाव में, हम महसूस कर रहे हैं कि वो किसी दबाव में है। एक तरफ तो कार्रवाई तुरंत होती है और वहीं दूसरी तरफ जब किसी बीजेपी के लीडर के खिलाफ कार्रवाई हो तो उसे कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो पुष्कर धामी है, जब वो हमारी बेटी है, लगातार धरने पे बैठी है और एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर उस पुष्कर धामी के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है? पहले आपका कहने का मकसद ये है कि जो धरने पर पहलवान लड़कियां बैठी हुए मांग कर रही हैं, उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। हाँ बिल्कुल, उनको देरी की जा रही है, लचर बनाया जा रहा है और पुलिस जो है उसमें पूरे तरीके से उसको केस को दबाव है सरकार का या कुछ भी है, वो उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो उसके बाप के और बेटी के बयान थे उनको नजरअंदाज करके उन्होंने उसकी एफआईआर की कैंसिलेशन की अदालत में रिपोर्ट दे दी। तो इससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये दबाव में है। देखिए तारिक अनवर साहब, आज के मुद्दे पर आप बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको कितना वक्त हो गया सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए, कितने साल आपको हो गए? मैं सन 80 के बाद से, जब से हमारे मुरादाबाद में फसाद हुआ था उसके बाद से 82 में ऑल इंडिया फेडरेशन बनी थी, तो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, उसके साथ काम करता हूँ। और उसके बाद में जो है फिर मैं मुस्लिम जमातों से जुड़ा रहा हूँ, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही हूँ और उसके बैनर के नीचे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में मैं काम करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं उसके लिए काम करता रहूँगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ 24 और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में तारुफ कराया था जनाब तारिक अनवर साहब का, जो कि सियासी शख्सियत भी हैं और एक सामाजिक शख्सियत भी हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर वीडियो डालकर सामाजिक मुद्दों पर बात करते रहते हैं, आवाज़ उठाने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, अगर चाहते हैं कि आपकी आवाज़ भी सरकार तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।